Students, today we'll discuss the metallic character of the elements कि elements का metallic character क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमें metallic properties को डिस्कस नहीं करना है कि मेटल सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती है, कुछ भी ऐसा कोई स्टेट कोई उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं करना है। हमें डिस्कस करना है मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड कि टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड क्या है। और हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि कोई भी प्रॉपर्टी है टेबल की उसे हमें टू वेज या टू ट्रेंड्स में डिस्कस करना है। फर्स्ट ट्रेंड इज डाउन द ग्रुप एंड सेकंड ट्रेंड इज अक्रॉस द पीरियड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन पता होगी तभी हम ट्रेंड्स को भी अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके थोड़ा समझ सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो डेफिनेशन मेटेलिक करेक्टर की, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी हाई होगी उतना ही मेटेलिक करेक्टर भी हाई होगा। मींस जैसे जैसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती रहेगी मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता रहेगा। एंड वी नो, देखो अब हमें वो दो ट्रेंड ही डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट ट्रेंड इज डाउन द ग्रुप एंड सेकेंड ट्रेंड इज अक्रॉस द पीरियड। ओके, ये अक्रॉस द पीरियड हो गया और लेफ्ट टू राइट हो गया, और ये आपका डाउन द ग्रुप हो गया। नाउ सी हियर, डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अब ये आपको क्रैम नहीं करना है, समझना है कि वाई इट्स हैपनिंग। ऑल्दो अगर आपने एटॉमिक साइज वाले कंसेप्ट को समझा हुआ है तो आप इसका काफ़ी एक मतलब कि अबाउट 75% तक सही आंसर दे सकते हो। ऐसे ही अक्रॉस द पीरियड और वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। वाई द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। देखो हमने डिस्कस किया था, अगर ये फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट मेंबर है अपने ग्रुप का, इसमें कितने शेल होंगे? 1 शेल। सेकंड मेंबर में कितने शेल होंगे? 2 शेल। थर्ड मेंबर में कितने शेल होंगे? 3 शेल। इसमें 4, इसमें 5, 6, 7। तो जैसे जैसे आपका मेंबर नीचे जाएगा नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या है? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। मींस वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड हैं या बंधे हुए हैं, वो क्या होगा? वो फोर्स वीक होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान। इट मीन्स मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे मेटेलिक करेक्टर लगातार बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने से क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, साइज बढ़ा, डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज हो गया। वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब इसका क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट समझ लेते हैं बट फिर दोबारा से जब आती है बात क्वेश्चन की फिर हम पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं क्रैम करने पर। और हो सकता है चलो बोर्ड में आप 2-4 क्वेश्चन क्रैम कर भी लो, टीचर बोल दे कि इम्पोर्टेंट है और वो आ भी जाएँ, बट कंपटीशन में नहीं चलेगा ये। और फिर बोर्ड में भी करना पड़ा तो वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक है, एक इरिटेटिंग है कि आपको कुछ क्वेश्चंस को लगातार बार बार क्रैम करना पड़ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपने समझा हुआ है तो विद कॉन्फिडेंस यू कैन एंटर इन द एग्जाम रूम। अब मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपको इन्हें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर में अरेंज करना है। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब देखो एलिमेंट्स आपके पास यही आएंगे, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो यहाँ आएगा, ये एलिमेंट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। ये पहले ही डिस्कस हो चुका है। दीज आर वेरी 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 कॉमन एलिमेंट्स। ठीक, तो मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ अब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को, और फिर इसी मेथड और प्रिंसिपल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको ज़रूरत नहीं है क्रैम करने की। अब देखो ये ऊपर क्या आ गया, आप छोड़ दो हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप से अलग है। आप देखना टेबल में भी उसकी थोड़ा स्पेस बना हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था हमेशा
फर्स्ट ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच में कुछ स्पेस रखा था, तो ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप मेंबर से थोड़ी अलग है, ठीक है, और इसीलिए +1 में हाइड्रोजन एक अलग चैप्टर भी है, इसके साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या आया, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, ऑल्दो फ्रांशियम को हम स्टडी नहीं करते क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो है जो अपने आप ही टूटता रहे, तो इसकी स्टडी नहीं करेंगे, आपके पास यहीं तक आएगा। सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर किसका है, सीजियम का, वो ये रहा, तो इसको सबसे हाई लिखो आप, सीजियम का सबसे हाई। उससे कम किसका होगा, रुबिडियम का, वो ये रहा, ये ऐसे लिखो आप। देखो यहाँ देखो और करते रहो, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, बहुत सिंपली हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करोगे तो हो सकता है कि कभी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो। उससे कम किसका है, पोटाशियम का, आप पोटाशियम को लिखो। उससे कम किसका है, सोडियम का, और सबसे कम किसका है, लिथियम का। ये ऑर्डर रहेगा। आपने यहाँ देखा, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हमें ये चीज़ वहाँ पर जाते हुए उस तरीके से रिकलेक्ट नहीं होती, तो हमने यहाँ देख करके ये लिखा। अब इसको चेक करो, अगर इसमें मान लो ये नहीं दिया होता, मान लो, तो फिर आप इसको यहाँ से कम कर देते। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक मेटालिक करेक्टर को हमने यहाँ पर एक अरेंज किया। इसी तरीके से ये तो आपका डाउन द ग्रुप हो गया। अक्रॉस द पीरियड जाते हुए मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। अक्रॉस द पीरियड अगर हम मूव करें तो मेटालिक करेक्टर लगातार डिक्रीज ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोरॉन से करते हैं स्टार्ट। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन तक ले लेते हैं, ठीक है। अब ये अक्रॉस द पीरियड और लेफ़्ट टू राइट ये रहा, लेकिन इसमें क्या होगा, मेटालिक करेक्टर लगातार डिक्रीज़ होता रहेगा। वो पिछला जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं उन्हीं का ही यूज़ किया हुआ है। अब आप देखो, वाई दिस मेटालिक करेक्टर इज़ डिक्रीजिंग। अगर ये बोल ही दिया गया है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि वाई इट इज़ डिक्रीजिंग, तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी कम हो रही है। ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके थे, विद इन द पीरियड साइज ऑलवेज रिमेन सेम। सेम मीन्स नंबर ऑफ शेल विल रिमेन सेम। अगर बोरॉन के अंदर 2 शेल हैं तो कार्बन में भी 2 शेल होंगे, नाइट्रोजन में भी 2 शेल होंगे, ऑक्सीजन में भी 2 शेल होंगे और फ्लोरीन में भी 2 ही शेल होंगे। नंबर ऑफ शेल इनके थोड़ा साइज़ का फ़र्क पड़ गया है यहाँ। साइज़ को ऑलमोस्ट आपने बराबर ही रखना है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऑल्दो डिक्रीज़ होगा बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो हम इन्हें अबाउट सेम ले लेते हैं, ठीक। अब नंबर ऑफ शेल 2 ही हैं, 2 शेल 2 शेल 2 2 एंड 2। इट मीन्स साइज़ तो यहाँ इंक्रीज़ नहीं होने वाला, बल्कि साइज़ यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वाई वी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो शेल तो उतना ही है, डिस्टेंस वही का वही है, पर प्रोटॉन बढ़ने से वो अपनी तरफ खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल है, क्योंकि चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इससे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका है, उसका इससे ज़्यादा है, तो लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा। क्योंकि मेटालिक करेक्टर डिपेंड करता है कितना ईजिली कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। जितना ईजिली लूज़ करेगा उतना ही हाई मेटालिक करेक्टर, यानी कि अक्रॉस द पीरियड मेटालिक करेक्टर लगातार आपका डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। ऑल्दो जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे तो इसके रिगार्डिंग, अभी हम बेसिक्स पर ही हैं,
इसके रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, कुछ एक आपके वर्कशीट्स भी दी हुई हैं इसके रिगार्डिंग, जहाँ पर कुछ टेबल्स बनाई हुई हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ और ज़्यादा इसकी स्टडी हो जाएगी। तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर हो गया, और आज की एक लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, और दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। लगभग इसी से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, और सभी कंसेप्ट साइज और न्यूक्लियर चार्ज से ही लिंक होंगे। बस कैसे यूज़ करना है वो उस डेफिनेशन के में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ डेफिनेशन, उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब यहाँ Z भी लिखा हो सकता है और S भी, ये जस्ट एक UK और US की लैंग्वेज का फ़र्क है, दोनों में से कुछ भी मान लेना। आप कंप्यूटर में जाओगे तो आपको Z ही नज़र आएगा, बट इन बुक्स इट मे बी S, यूजुअली S ही होगा, क्योंकि S यूज़ करते हैं UK में, तो हमारा जो है ट्रेंड चलता रहा UK वाला। बट अब कई बुक्स में Z भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब US वाला भी उतना ही इन्फ्लुएंस आ रहा है लैंग्वेज का, तो इसमें कोई मैटर नहीं है Z और S, साइंस में कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं इसका। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, देखो आयोनाइजेशन में एक वर्ड आ गया ION, आयोन। अब आयोन क्या थे? दो, एक तो कटायोन और एक अनायोन। ऑल्दो हम यहाँ डिस्कस कटायन को ही करेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में अनायन नहीं आएगा। कटायन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? देखो आपके पास ये एटम दिया हुआ है, ठीक है, ये एटम है, और यहाँ न्यूक्लियस ने फॉर एग्जांपल यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसे अपने साथ में अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस चौक होल्डर को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ज़ोर से फ़ैन चले तो क्या ये चौक होल्डर मेरे हाथ से निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, ठीक है। यहाँ कोई उड़ती हुई कोई भी इंसेक्ट आए या कोई फ्लाई आए और इसको ज़ोर से पुल करे तो रिमूव हो जाएगा? नहीं होगा। बट कोई बहुत ज़ोरदार कुछ 1-2 kg का कोई फोर्स लगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इस चौक होल्डर को इन 2 फिंगर की जो ग्रिप है उससे रिमूव करने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और वो एनर्जी मैंने ही प्रोवाइड करवाई है ऑल्दो। तो जितनी एनर्जी मुझे लगी है इस इलेक्ट्रॉन को, आप इसे इलेक्ट्रॉन मानो और ये न्यूक्लियस की पकड़ है, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर करने के लिए उसे ही कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। और जरा ध्यान रखना, आउटर मोस्ट शेल की बात ही करेंगे। वाई आउटर मोस्ट शेल? बिकॉज जब तक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा आप इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको 4 लेयर्स है, 1 2 3 4, अगर 3rd लेयर को स्टडी करना है तो पहले 4th लेयर को रिमूव करना पड़ेगा अपने बुक की, या 4th पेज को रिमूव मतलब हटाओगे तब जा करके आपका 3rd पेज सामने आएगा। इसी तरीके से जब तक इस शेल के इलेक्ट्रॉन सारे रिमूव नहीं हो जाएंगे ये रिमूव नहीं कर सकते। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की बिल्कुल अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये रहेगी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी required to remove the electron from the outermost shell of an atom in isolated condition। अब what is isolated condition? देखो अब ये चौक होल्डर है, कुछ भी है दुनिया में, कुछ कहीं पर भी एटम अलग, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम अलग अलग नहीं रह सकते, और अगर वो अलग हैं तो हमें दिखाई नहीं देंगे, जैसे एयर है, ठीक। अब अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, पहली बात तो बहुत ही मुश्किल है, चलो आपने किसी तरीके से कर भी लिया, लेकिन अगर इस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो एटम प्रेजेंट था उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकाला है और उसको आपने निकाल भी लिया, तो जो एनर्जी लगी दैट विल नॉट बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, वो उससे बहुत 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 हाई होगी। वाई? उसका रीज़न यही है कि जैसे एक आदमी घूम रहा है, ठीक है,
उस पर आपने उससे कुछ लेना है, मीन्स कि बाय फोर्स ही उससे कुछ लेना है, वो आसान है। बट वो जब ग्रुप में होगा तो ग्रुप के सभी मेंबर्स उसकी सपोर्ट करेंगे। बेशक आप उससे वो चीज़ ले लो, बट आपको फोर्स हाई लगाना पड़ेगा। अब वो ग्रुप मेंबर 2 भी हो सकते हैं, 10 भी, 20 भी, 30 भी, अब वो तो अलग अलग उस पर डिपेंड करेगा उसकी एक सराउंडिंग क्या है। ऐसे ही हमने एटम की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को तभी मानना है जब वो एटम बिल्कुल अलग हो। अगर वो ग्रुप में घिरा हुआ है तो हम जो एनर्जी लगेगी उसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन नहीं मानते, क्योंकि वो हर कंडीशन में अलग अलग होगी, अलग टेम्परेचर पर अलग होगी, वो डिपेंड करने अलग अलग कंडीशन है, वहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर जरूरत भी नहीं डिस्कस करने की कहीं पर भी। तो जब एटम बिल्कुल अलग हो जाए उसे बोलेंगे आइसोलेटेड या फिर गैसियस स्टेट। या तो लिखो आइसोलेटेड या क्या लिखो गैसियस स्टेट, क्योंकि गैसियस स्टेट का मतलब एटम अलग ही हो गए। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन गैसियस और आइसोलेटेड स्टेट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक, तो ये तो डेफिनेशन हुई, बट डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका एप्लीकेशन बेसिस पर आएगा। डेफिनेशन तो बहुत थोड़ी सी है, 10-12 ही है, पूरे चैप्टर में रट लोगे तो फिर कोई बेनिफिट उसका नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दोबारा से यही लेते हैं हम, बार बार करेंगे तो आपको भी याद हो ही जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक, अब जरा ध्यान देना, इसके पास 2 शेल, सोडियम के पास 3 शेल, पोटाशियम के पास 4 शेल, 1 2 3 एंड 4, यहीं तक मान लेते हैं, आगे जाते नहीं। ठीक, अब इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है और इसका आउटर मोस्ट शेल ये है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में क्या है, डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, कम एनर्जी लगेगी। इसको ऐसे मान सकते हो, ये चौक होल्डर है, ऐसे पकड़ा हुआ है, फिर ये न्यूक्लियस था, बीच सेंटर जो था मेरा हाथ, ये न्यूक्लियस बिल्कुल न्यूक्लियस के नज़दीक में है इलेक्ट्रॉन, थोड़ा दूर गया, रिमूव करना आसान है, और दूर गया, थोड़ी ग्रिप कम हो गई और आसान हो जाएगा, और दूर गया, ग्रिप और कम हो गई और आसान हो गया। जितना दूर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, क्योंकि उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डाउन द ग्रुप जाते हुए डाउन ही होती जाएगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन विल डिक्रीज। वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, और फिर अगर बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड की, तो वही ट्रेंड जाएगा उल्टे वाला इसका, जो चीज़ यहाँ होती है उसका यहाँ पे हमेशा रिवर्स ही होता है। अब यहाँ से यहाँ जाओगे, कहीं भी जाओ, नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। अगर यहाँ 2 शेल है तो यहाँ से 2 रहेंगे, अगर यहाँ 3 शेल है तो यहाँ पर भी 3 शेल रहेंगे। अब अगर आप अक्रॉस द पीरियड बढ़ते हो, शेल तो उतने के उतने ही हैं, बट बढ़ता क्या है यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि ग्रिप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, इसको मानो आप, ग्रिप ऑफ द न्यूक्लियस ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ेगी, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो यही आपका ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप जाते हुए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन घटेगी और अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ की हैं, कल बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है।